Hello friends, welcome back to my YouTube channel Study Career Point. I hope you all are doing well. स्टार्ट करते हैं देखिए हमारी आज के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर के साथ जो आपका एसएसटी का पेपर 2 के लिए है। इसके 30 क्वेश्चंस तो मैं आपके ऑलरेडी लास्ट क्लास में करा चुकी हूँ। यहाँ से आपके जो 30 क्वेश्चंस रह गए थे वो हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, भारत में सरकार 3 स्तरों पर काम करती है, इस सिद्धांत को संविधान की भाषा में क्या कहते हैं। देखिए 3 स्तरों पर जो भारत सरकार काम करती है उसको संविधान की भाषा में क्या कहा जाता है। शक्तियों का बंटवारा कहते हैं, प्रतिनिधि लोकतंत्र कहते हैं, संघवाद कहते हैं या फिर जिम्मेदार सरकार कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपका कौन सा पॉइंट है जो सही हो जाएगा, तो वो है देखिए आपका क्या होगा, उसको क्या बोलते हैं, तो वो होता है आपका संघवाद। क्या होता है? संघवाद। ऑप्शन नंबर 3 जो होगा वो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। फेडरलिज्म जिसको बोला जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 जो है वो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दानन व्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था को संदर्भित करता है जिसमें बुनकर इकट्ठे होकर परस्पर लाभ के लिए काम करते हैं। बुनकर सूत खरीदने में अपना पैसा लगाते हैं और तैयार कपड़ों को सीधे बाजार में बेचते हैं। व्यापारी कच्चा माल बुनकरों को देता है और उससे तैयार माल प्राप्त होता है। सरकार बुनकरों की सरकारी संस्था से कपड़ा लेती है। तो देखिए कौन सा पॉइंट है जो यहाँ पर आपका सही होगा, तो वो है देखिए आपका ऑप्शन नंबर 3। व्यापारी जो है वो कच्चा माल बुनकरों को देता है और इसे तैयार माल प्राप्त होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो यहाँ पर आपका दानन व्यवस्था के संदर्भ में बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किन कारणों से ग्रामीण परिवारों से लोग विशेष मौसम में पलायन करते हैं। तो देखिए विशेष मौसम में पलायन क्यों करते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ परिवार ऐसे हैं जो बड़ी बड़ी ज़मीनों, व्यापार और अन्य काम धंधों पर फल फूल रहते हैं, मतलब फले फूले रहते हैं। खेतिहर मजदूर अपनी कमाई के लिए दूसरों के खेतों पर निर्भर रहते हैं। साल के हर एक समय उन्हें काम नहीं मिल पाता है, या फिर खेतिहर मजदूर अपने काम के बदले बहुत कम पैसा कमाते हैं। तो देखिए कौन सा पॉइंट है जो यहाँ पर आपका सही है। तो देखिए ए पॉइंट को छोड़कर ए पॉइंट आपका यहाँ पर गलत है। उसके अलावा आपका बी, सी और डी पॉइंट आपके बिल्कुल सही है। कि मौसम में पलायन क्यों करते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो ऑप्शन बी, सी और डी है ये आपके इस संदर्भ में बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर 2 जो हो जाएगा वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है, किसने कहा था मैं यह विचार सहन नहीं कर सकता कि जिस आदमी के पास संपत्ति है वह वोट दे सकता है, लेकिन वह आदमी दिन भर अपना पसीना बहाकर ईमानदारी से काम करता है, वह वोट नहीं दे सकता क्योंकि उसने गरीब आदमी होने का गुनाह किया है। तो देखिए ये जो विचार है ये किसके द्वारा कहा गया, M.K. गांधी के द्वारा, B.R. अम्बेडकर के द्वारा, R.N. टैगोर के द्वारा या फिर J.N. नेहरू के द्वारा। तो देखिए यहाँ पर जो आपका सही ऑप्शन है वो कौन सा है, तो वो है आपका ऑप्शन नंबर 1 M.K. गांधी। कौन थे? M.K. गांधी, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 जो है वो आपका बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है, सरकार ने ऐसे कानून पारित किए हैं जो किससे अधिक महिला कर्मचारियों वाले संगठनों के लिए क्रैंच सुविधाएं प्रदान करना अनिवार्य बनाते हैं। तो देखिए कौन से सरकार ने ऐसे कानून पारित किए हैं जो कितने से अधिक हैं, तो देखिए यहाँ पर आपके 15 से हैं, 20 से हैं, 25 से हैं या फिर 30 से हैं। तो देखिए यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4 30 जो है वो आपका बिल्कुल सही यहाँ पर हो जाएगा। कितने हैं? 30 से भी अधिक महिला कर्मचारियों वाले संगठनों के लिए क्रैंच सुविधाएं प्रदान करना अनिवार्य बनाते हैं, ठीक है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है यहाँ पर, भारतीय संविधान का कौन सा हिस्सा कल्याणकारी राज्य के आदर्श की घोषणा करता है। तो देखिए कौन सा है जो कल्याणकारी आदर्श की घोषणा करता है। मौलिक अधिकार हैं, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हैं, प्रस्तावना है या फिर 7वीं अनुसूची है। तो देखिए यहाँ पर कौन सा पॉइंट है जो आपका सही है, तो वह ऑप्शन नंबर 2 राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। ऑप्शन नंबर 2 जो है वो आपका यहाँ पर बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, D.B.R. अम्बेडकर के अनुसार मौलिक अधिकारों के दोहरे उद्देश्य हैं। प्रत्येक नागरिक ऐसी स्थिति में हो कि उन अधिकारों के लिए दावेदारी कर सके। ये अधिकार हर उन सत्ता या संस्था के लिए बाध्यकारी हों जिसे कानून बनाने का अधिकार दिया गया है। स्वतंत्र भारतीय राज्य के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में काम कर सके या फिर अधिक सामाजिक और आर्थिक सुधार निश्चित करने के लिए किए जाते हैं। तो देखिए कौन सा पॉइंट है जो यहाँ पर आपका सही होगा, तो देखिए प्रत्येक नागरिक ऐसी स्थिति में हो कि वह उन अधिकारों के लिए दावेदारी कर सके, बिल्कुल सही है। ये अधिकार हर उस सत्ता या संस्था के लिए बाध्यकारी हों जिसे कानून बनाने का अधिकार दिया गया है, ठीक है। उसके अलावा आपके सी और डी पॉइंट यहाँ पर बिल्कुल गलत हैं। मौलिक अधिकारों के दोहरे उद्देश्य जो है वो आपके ए और बी हैं। ऑप्शन नंबर 1 जो है वो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
देखिए नेक्स्ट है यहाँ पर, संसद द्वारा पारित कानूनों को न्यायपालिका को बदलने का अधिकार यदि वह मानती है कि यह संविधान की मूलभूत संरचना का उल्लंघन है, क्या कहलाता है? तो देखिए न्यायिक सक्रियतावाद कहलाता है, मूलभूत क्षेत्राधिकार होता है, न्यायिक पुनरीक्षण होता है, या फिर पुनरावृत्तिक क्षेत्राधिकार होते हैं। तो देखिए कौन सा पॉइंट है जो यहाँ पर आपका सही है, तो वो है आपका ऑप्शन नंबर 3। उनको क्या बोलते हैं? जुडिशियल रिव्यू उनको बोला जाता है। ऑप्शन नंबर 3 जो है वो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का निषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम 1993 में लागू क्यों हुआ? तो देखिए ये लागू क्यों हुआ था? सफाई कर्मचारी अमानवीय स्थितियों में काम करते थे, उन्होंने अधिक वेतन की मांग की और कई शहरों में काम करने से मना कर दिया, या फिर इस क्षेत्र में हुए तकनीकी विकास के कारण इसमें लोगों की ज़रूरतें नहीं रह गई थीं, सरकार इस क्षेत्र का निजीकरण करना चाहती थी। देखिए कौन सा पॉइंट है जो यहाँ पर आपका सही है, तो वो है आपका ऑप्शन नंबर 1, सफाई कर्मचारी अमानवीय स्थितियों में काम करते थे। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 जो है वो आपका बिल्कुल सही है। इसलिए जो पुनर्वास अधिनियम 1993 जो कानून है आपका वो लागू किया गया। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है, घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा हेतु एक्ट प्रभावी हुआ। तो देखिए कौन सी उसमें जो ये एक्ट है वो पारित हुआ था? 2002 में, 2004 में, 2005 में, या फिर 2006 में। तो देखिए कौन सा पॉइंट है जो यहाँ पर आपका सही है, तो वो है ऑप्शन नंबर 3, 2005 में ये कानून जो है वो पारित हुआ। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से सामाजिक विज्ञान के शिक्षण के समय समानता की चर्चा के उद्देश्य हैं? तो देखिए कौन से हैं जो समानता की चर्चा के उद्देश्य यहाँ पर हैं? तो देखिए फर्स्ट है, अधिगमकर्ताओं के साथ गरिमा संबंधी मामलों को संबोधित करना, बिल्कुल सही है। अधिगमकर्ताओं को प्रत्येक व्यक्ति का सम्मान करने के लिए संवेदनशील बनाना, ये भी आपका बिल्कुल सही है। सभी विभिन्नताएं जीवन में आवश्यक हैं, यह समझाना। देखिए सभी भिन्नताएं जीवन में आवश्यक है, अत्यंत आवश्यक हैं। तो देखिए ये आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा, ये आपका समानता का उद्देश्य नहीं है। संविधान में प्रतिष्ठापित मूल्यों को आत्मसात करवाना, ये भी आपका बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर 4 जो हो जाएगा वो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। A, B और D जो है वो यहाँ पर आपके बिल्कुल सही हैं। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है, हम किस चीज़ को सामाजिक विज्ञान अध्यापन हेतु अंतःशास्त्रीय उपागम का उपयोग करते हैं? तो देखिए पाठ्यक्रम का अध्यापन पूर्ण हो गया है, उसको सुनिश्चित करने में। तो देखिए पाठ्यक्रम का अध्यापन पूर्ण हो चुका है, उसको क्या सुनिश्चित करने में, तो ये तो आपका देखिए बिल्कुल गलत है। यहाँ पर पाठ्यक्रम को पूर्ण करना आपका उद्देश्य नहीं होता, ठीक है। विषयों की सीमा में अधिगम को समर्थ बनाने में, देखिए विषयों की सीमा में जो अधिगम है उसको समर्थ बनाने में, तो देखिए ये भी पॉइंट आपका बिल्कुल गलत है कि विषयों की सीमा में रहकर आप क्या कर रहे हैं, अधिगम को समर्थ बना रहे हैं, लर्निंग को बढ़िया बना रहे हैं, तो ये भी आपका यहाँ पर गलत है। विषयों में परस्पर संबंधों और परस्पर निर्भरता को स्पष्ट करवाने, देखिए आपका बिल्कुल सही है। एक ही प्रसंग को सामाजिक विज्ञान के विभिन्न कोणों में से देखने पर, ये भी आपका बिल्कुल सही है कि एक ही चीज़ को आप डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं, तो ये भी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। C और D पॉइंट आपके यहाँ पर बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर 4 जो है वो आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आजीविका पर चर्चा करते हुए सामाजिक विज्ञान की एक शिक्षिका से यह उम्मीद की जाती है कि, क्या उम्मीद की जाती है? तो देखिए घर के काम पर चर्चा न की जाए, सिर्फ पुरुष मजदूरों के मुद्दों को प्रस्तुत किया जाए, केवल नियमित वेतनभोगी काम पर बल दिया जाए, या फिर लोग किन विभिन्न तरीकों से अपनी आजीविका चलाते हैं का वर्णन करें। तो देखिए यहाँ पर आजीविका पर चर्चा करने का सबसे बढ़िया उद्देश्य क्या है? तो देखिए यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर 4 है वो बिल्कुल सही है। लोग किन विभिन्न तरीकों से अपनी आजीविका चलाते हैं उस चीज़ का वर्णन करें। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 जो है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है, श्रेष्ठ विकल्प का चयन कीजिए जो यह सिद्ध करता है कि क्यों सामाजिक विज्ञान के शिक्षण के समय कक्षा में प्रश्न पूछने के लिए बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए। तो देखिए बच्चों को प्रोत्साहित करना क्यों चाहिए वो यहाँ पर आपको बताना है। देखिए प्रश्न बच्चों को जिज्ञासा को बढ़ाते हैं, बिल्कुल सही है। जो प्रश्न है वो बच्चे की जिज्ञासा को बढ़ाते हैं। बच्चों को इसका एहसास कराया जा सकता है कि उसमें बुद्धि की कमी है। देखिए बुद्धि की कमी, आपको बच्चे को डिमोटिवेट नहीं करना है कि बच्चे के अंदर बुद्धि की कमी है, इस चीज़ का आप एहसास उनको कराओ, तो ये तो गलत है। प्रश्न अधिगम को पारस्परिक क्रियाओं द्वारा आगे की ओर ले जाते हैं तथा संकल्पनात्मक स्पष्टता की ओर बढ़ाते हैं, ये भी आपका बिल्कुल सही है। बच्चे भाषा संबंधी कौशलों के अभ्यास की आवश्यकताओं को समझते हैं, ये पॉइंट भी आपका बिल्कुल सही है। तो देखिए बी पॉइंट को छोड़कर आपके A, C और D जहाँ पर है वो आपका कथन बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 जो है वो आपका बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर,
निम्न में से किनको भारत की सांस्कृतिक विविधता विद्यार्थियों के समझने में सहायता हेतु अर्थपूर्ण तरीकों के रूप में माना जा सकता है। तो देखिए किनको है जो अधिगम के अर्थपूर्ण रूप में माना जा सकता है। संस्कृति के भिन्न भिन्न आयामों पर छोटे समूह वाली परियोजनाएं देना, सामुदायिक पर्वों पर समूह में चर्चा करवाना, कक्षा में प्रश्न पूछता शिक्षक या फिर कक्षा विद्यालय में खाद्य उत्सव का आयोजन करना। तो देखिए कौन सा पॉइंट होगा जो यहाँ पर आपका सही होगा। तो देखिए ए पॉइंट भी आपका सही है, बी पॉइंट भी आपका सही है और डी पॉइंट भी आपका सही। लेकिन कक्षा में प्रश्न पूछता शिक्षक, देखिए शिक्षक नहीं, यहाँ पर अगर बच्चा होता तो यहाँ पर आपका कथन सही होता, क्योंकि शिक्षक के प्रश्न पूछने से क्या होगा, यहाँ पर अर्थपूर्ण तरीके से बच्चे की लर्निंग नहीं होगी। जब बच्चा प्रश्न पूछता है तो जो लर्निंग होती है वो मीनिंगफुल होती है। ठीक है, तो यहाँ पर सी पॉइंट को छोड़कर आपके तीनों पॉइंट बिल्कुल सही हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 जो हो जाएगा वो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है आपका, सामाजिक विज्ञान की एक शिक्षिका विभिन्न विद्यार्थियों को प्राय भिन्न भिन्न कार्य नियत करती है। वह विश्वास करती है कि सभी बच्चों को एक ही प्रकार का कार्य दिया जाना उन्हें पसंद नहीं आता। देखिए सभी बच्चों को अगर एक प्रकार का कार्य देंगे तो उनको वो पसंद नहीं आता। तो देखिए ये तो आपका बिल्कुल गलत है, ऐसा कुछ नहीं होता। विद्यार्थियों में व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं, यह आपका सही है। यह विद्यार्थी प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहन देता है। देखिए आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि शिक्षिका विभिन्न विद्यार्थियों को प्राय भिन्न भिन्न कार्य नियत करती है, तो वो इस चीज़ के लिए नहीं करती कि उनको प्रोत्साहन मिले, उनकी प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहन मिले। तो ये भी आपका गलत है। इस विधि से विद्यार्थी एक दूसरे के कार्य की नकल नहीं कर सकते। तो देखिए ये भी आपका यहाँ पर उद्देश्य नहीं है। कौन सा है जो यहाँ पर उद्देश्य है, तो वो होता है कि विद्यार्थियों में व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 जो हो जाएगा वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा कि विद्यार्थियों में व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं। इसलिए हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर कि एक शिक्षिका विभिन्न विद्यार्थियों को प्राय भिन्न भिन्न कार्य नियत करती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 जो है वो आपका बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान के विद्यार्थियों को भारत का विभाजन के विषय में पढ़ाते समय निम्न में से कौन सा उपयुक्त होगा। तो देखिए कौन सा है जो यहाँ पर आपका उपयुक्त होगा। तो देखिए 1940 में जयपुर में प्रकाशित अभिलेखित समाचार पत्र रिपोर्ट को पढ़ना बिल्कुल सही है। राज्य के पुनर्गठन के पश्चात तमिलनाडु से केरल तक चले जाने वाले व्यक्तियों के साक्षात्कार के अभिलेखन का उपयोग करना। तो देखिए ये आपका उपयोगी नहीं है। यहाँ पर 1940 में लाहौर से पंजाब से आए लोगों के साक्षात्कार के अभिलेखन का उपयोग करना, ये भी आपका बिल्कुल सही है। गांधी चलचित्र को देखना, गांधी चलचित्र मूवी को देखना, तो देखिए आप ये भी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही है। ए, सी और डी आपके बिल्कुल सही, क्योंकि देखिए यहाँ पर क्या पूछ रहे हैं कि भारत के विभाजन के विषय में पूछ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर कोई इंसान तमिलनाडु से केरल जा रहा है, उसके आप यहाँ पर अभिलेखन देख रहे हैं, तो वो आपका गलत है। उसके अलावा आपके तीनों पॉइंट्स जो हैं वो बिल्कुल सही हैं। ऑप्शन नंबर 2 जो हो जाएगा वो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कल्पना कीजिए कि सामाजिक विज्ञान की कक्षा में भारत में विभिन्न सरकारों में दी गई मुफ्त सुविधाएं पर चर्चा हो रही है। चर्चा से क्या होना चाहिए। तो देखिए चर्चा से यहाँ पर क्या चीज़ें हैं जो होनी चाहिए। तो देखिए क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए यहाँ पर। चूँकि सरकार ऐसी गतिविधि में संलिप्त है जो सरकारी स्कूल के शिक्षक के लिए कक्षा में ऐसी चीज़ों पर चर्चा करना उपयुक्त नहीं होगा। देखिए उपयुक्त नहीं होगा ये आपका गलत है, चर्चा करनी चाहिए। ठीक है, विद्यार्थी को मुक्त सुविधाओं के समर्थन या विरोध से अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए प्रेरित किया जा सकता है, बिल्कुल सही है। शिक्षक सरकारों द्वारा मुफ्त सुविधाएं क्यों दी जानी चाहिए हेतु प्रमाणों को उपलब्ध कराने के लिए विद्यार्थियों को प्रेरित करेंगे। देखिए प्रमाणों को, साक्ष्यों को उपलब्ध कराने के लिए, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। शिक्षक भारतीय संविधान की दृष्टि पर आधारित निष्कर्ष निकालने में विद्यार्थियों की सहायता कर सकते हैं। तो देखिए ये पॉइंट भी आपका बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर 4 जो हो जाएगा वो आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। बी और डी दोनों ही यहाँ पर क्या है आपके बिल्कुल सही हैं। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है, मान लीजिए कि सामाजिक विज्ञान का एक शिक्षक वक्तव्य देता है कि भारत में हिंदी बोलने वाले लोगों की संख्या में तीव्र वृद्धि हुई है। सामाजिक विज्ञान की कक्षा में आलोचनात्मक चिंतन कौशलों को प्रोत्साहित करने की संभावनाएं क्या हो सकती हैं। तो देखिए इनमें से कौन सी संभावना है जो आलोचनात्मक थिंकिंग को प्रोत्साहित करेंगी। तो देखिए भारत की जनगणना की विभिन्न वर्षों की रिपोर्ट पर विचार करना बिल्कुल सही है। जो भी सामाजिक विज्ञान के जानकार ने व्यक्त किया उसे विद्यार्थियों को स्वीकार करने की आवश्यकता है। देखिए ये क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ावा नहीं देता। समाचार पत्रों को रिपोर्ट के आधार पर विद्यार्थियों को प्रतिवाद करना चाहिए, बिल्कुल गलत है। ऐसे कथन विद्यार्थियों में तर्कसंगत चिंतन कौशलों का विकास नहीं कर सकते। तो देखिए ये भी आपका गलत है। यहाँ पर कौशल विकसित करने की ही बात हो रही है और यहाँ पर बोल दिया कि विकास नहीं कर सकते, तो ये भी आपका नेगेटिव है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 केवल ए ही आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है, रचनात्मक सोच विचारों को उत्पन्न करती है और आलोचनात्मक सोच
उन विचारों की सराहना करती है, विचारों को प्रेरित करती है, उन विचारों का मूल्यांकन करती है, या फिर उन विचारों को पहचानती है। तो देखिए कौन सा पॉइंट है जो यहाँ पर आपका सही होगा। तो देखिए जो रचनात्मक सोच है वो विचारों को उत्पन्न करती है, और जो आलोचनात्मक सोच होती है वो विचारों का मूल्यांकन करती है, उन विचारों का क्या करती है, मूल्यांकन करती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 जो है वो आपका बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विद्यालयों के लिए इतिहास पाठ्यचर्या के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। देखिए यहाँ पर आपका कथन ए दिया हुआ है और कारण आर आपको दिया गया है। तो देखिए इतिहासकारों ने यह मानना शुरू किया कि स्कूली बच्चों का भारत के सांस्कृतिक और सामाजिक इतिहास से परिचय कराना आवश्यक है। बिल्कुल सही है। बच्चों के लिए राजनीतिक इतिहास पर आधारित इतिहास लिखना एक परंपरागत उपागम है जो विषय में विद्यार्थियों को रुचि को कम करता है, घटाता है या विषय को उनके अलोकप्रिय बनाता है। तो देखिए ये पॉइंट भी आपका बिल्कुल सही है। दोनों ही कथन यहाँ पर आपके क्या है, बिल्कुल सही है, और आर जो है वो एक ही सही व्याख्या कर रहा है। ऑप्शन नंबर 1 जो है वो आपका यहाँ पर बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है सामाजिक विज्ञान के शिक्षक की भूमिका पर निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। देखिए ए है आपका कथन ए जो है वो क्या कह रहा है, सामाजिक विज्ञान की परीक्षा के पश्चात कई विद्यार्थी परीक्षा से उत्पन्न चिंता से मुक्त होने के लिए एक पार्टी में जाते हैं। देखिए चिंता से मुक्त होने के लिए एक पार्टी में जाते हैं, बिल्कुल सही है। वर्षों से परीक्षाओं को प्रेरक परक बनाने से विद्यार्थियों में सामाजिक विज्ञान के प्रति रुचि बढ़ती है और इसीलिए इसे प्रोत्साहित करना चाहिए। देखिए वर्षों से परीक्षाओं को प्रेरक बनाने के लिए, तो ये इसका उद्देश्य नहीं है। ऑप्शन नंबर जो आर है आपका वो यहाँ पर पॉइंट गलत है। तो ए सही है लेकिन आर यहाँ पर क्या हो गया, आपका गलत हो गया। ए तो सही है लेकिन आर क्या है, यहाँ पर गलत है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सामाजिक विज्ञान पाठ्यचर्या के विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और उपयुक्त विकल्प का चुनाव कीजिए। देखिए यहाँ भी आपको कथन और कारण दिए हुए हैं, इनका आपको सही तरीके से चुनाव करना है। तो देखिए सामाजिक विज्ञान कई ऐसे विषयों को सम्मिलित करता है जो कि व्याख्या के बहुमार्गों की ओर प्रवृत्त है और जो हमारे दैनिक जीवन के अनुभवों से जुड़े हैं, बिल्कुल सही है। सामाजिक विज्ञान स्वतंत्रता, विश्वास, परस्पर सम्मान, विविधता के सम्मान जैसे मानवीय मूल्यों के निर्माण करने और उन्हें पोषित करने की सैद्धांतिक जिम्मेदारी का भी वहन करता है। ये भी आपका बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं और आर जो है वो ए की सही व्याख्या कर रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। एक समुदाय के जिए गए अनुभवों के प्रयोग से इतिहास में निम्न में से कौन सा विषय जो है वो पढ़ाया जा सकता है। तो देखिए ताजमहल की वास्तुशिल्पीय शैली, तुर्कों की युद्ध की तकनीक, भारत का विभाजन या फिर शाहजहां की स्वव्यवस्था। तो देखिए कौन सा पॉइंट है जो यहाँ पर आपका सही है, वो है आपका ऑप्शन नंबर 3 भारत का विभाजन। क्या है, भारत का विभाजन। ऑप्शन नंबर 3 जो है वो आपका बिल्कुल सही है। क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 3 जो हो जाएगा वो यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है, मान लीजिए कि सामाजिक विज्ञान का एक शिक्षक विषय खनिज संसाधन पर एक रूब्रिक का विकास करना चाहता है। निम्न में से कौन रूब्रिक के निर्माण का एक भाग बनेगा। तो देखिए कौन सा है जो रूब्रिक के निर्माण का जो है वो एक भाग बनेगा। तो यहाँ पर कौन सा पॉइंट होगा, देखते हैं। प्रगति मापनी मतलब रेटिंग स्केल, प्रदर्शन मापन मानक, सामाजिक विज्ञान लक्ष्य या फिर अधिगम प्रतिफल। तो देखिए कौन सा पॉइंट है जो यहाँ पर आपका सही होगा। तो देखिए कौन सा पॉइंट यहाँ पर सही हो जाएगा, तो वो है आपका ए भी सही है। देखिए रेटिंग स्केल का आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, प्रदर्शन मानक का भी आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, अधिगम प्रतिफल का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन सामाजिक विज्ञान लक्ष्य ये आपका यहाँ पर नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 4 ए, बी और डी यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित कथनों ए और आर को पढ़िए, मूल्यांकन में रूब्रिक की भूमिका के संदर्भ में उपयुक्त विकल्प को चयन कीजिए। देखिए उपयुक्त विकल्प को यहाँ पर आपको चयन करना है। देखिए विभिन्न प्रकार के रूब्रिकों को एक जांच सूची में परिवर्तित किया जा सकता है, मतलब उसमें परिवर्तित किए जा सकते हैं, बिल्कुल सही है। जब विद्यार्थी की संख्या अधिक हो तब उन्हें श्रेणीबद्ध करने का जांच सूची एक सरल और तीव्र तरीका होती है। ये भी आपका बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर 1 जो हो जाएगा वो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं और ए जो है वो आर की सही व्याख्या कर रहा है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है, एक सामाजिक विज्ञान की एक शिक्षिका भारत में निम्न ज्ञात स्वतंत्रता सेनानियों पर एक प्रश्नोत्तरी का संचालन करती है, तब वह सम्मिलित है प्रामाणिक आकलन में, पारस्परिक आकलन में, नैदानिक आकलन में या फिर निर्माणात्मक आकलन में। तो देखिए कौन सा पॉइंट होगा जो यहाँ पर आपका सही है। तो देखिए यहाँ पर बी भी आपका सही है, पारंपरिक आकलन, और दूसरा आपका कौन सा सही है, तो वो आपका निर्माणात्मक आकलन। प्रामाणिक
और नैदानिक यहाँ पर दोनों का ही यूज़ नहीं है। तो यहाँ पर बी और डी ऑप्शन नंबर 4 जो होगा वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से प्रश्न सामाजिक विज्ञान में मुख्यतः तथ्यों, आकृतियों और प्रक्रमों को पुनः स्मरण और याद करने की योग्यता का आकलन करते हैं। तो देखिए कौन से पॉइंट है जो यहाँ पर आकलन करते हैं। एक विद्यालय जाति आधारित भारतीय समाज को समाप्त करने में किस प्रकार सहायता कर सकता है। संसद केंद्रीय कार्यपालिका पर किस प्रकार नियंत्रण कर सकती है। इसे और अधिक प्रभावशाली कैसे बनाया जा सकता है। कितने देश आसियान का एक भाग हैं, उनके नाम लिखिए। राजस्थान के ऐसे कुछ जिलों के नाम लिखिए जो अपनी सीमाएं पाकिस्तान से साझा करते हैं। तो देखिए कौन सा है जो पुनः स्मरण और याद करने की योग्यता का आकलन करते हैं। तो देखिए यहाँ पर सी और डी पॉइंट आपके सही हैं, उसके अलावा ए और बी पॉइंट आपके यहाँ पर गलत हैं। कितने देश आसियान का एक भाग है, उनके नाम लिखिए। ये क्या है, आपको मुख्य तथ्यों, आकृतियों और प्रक्रमों को पुनः याद करने, स्मरण करने की योग्यता का आकलन करते हैं। तो सी और डी जो है वो आपका यहाँ पर बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर 4 जो हो जाएगा वो आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है। देखिए ओके, अभी एक क्वेश्चन और रह गया है, सॉरी। देखिए आरटीआई एक्ट 2009 के अनुसार मूल्यांकन प्रक्रमों के विकास के लिए निम्न में से किस पर विचार किया जा सकता है। तो देखिए किन पर विचार किया जा सकता है। क्रियाकलापों द्वारा अधिगम को प्रोन्नत करना, अन्वेषण के लिए अवसर प्रदान करना, उपस्थिति में नियमितता का प्रबंध करना, भय, सदमे और चिंता से बच्चे को मुक्त करना। तो देखिए कौन सा पॉइंट है जो यहाँ पर आपका सही है। तो देखिए सी पॉइंट आपका गलत है। उपस्थिति में नियमितता का प्रबंध करना, नियमितता यहाँ पर ज़रूरी बताई गई है, तो वो आपका यहाँ पर इस प्रक्रम में आपका यूज़फुल नहीं है। उसके अलावा आपके ए, बी और डी पॉइंट आपके बिल्कुल सही हैं। ऑप्शन नंबर 4 जो हो जाएगा वो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट और अब लास्ट क्वेश्चन है आपका। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम प्रतिफल इस प्रश्न भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शब्द समानता का क्या अर्थ है में मुख्यतः प्रतिबिंबित होता है। तो देखिए भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समानता का मुख्य अर्थ क्या है। जानकारी और उसके स्रोतों का विश्लेषण में मूल्यांकन करना चाहिए। कारण तथा प्रभाव का आकलन कीजिए, वर्गीकृत कीजिए, विषमता दर्शाइए और तुलना कीजिए, या फिर बहिर्वेशन कीजिए, घटनाओं और उनके प्रभावों का पूर्वानुमान लगाइए। तो देखिए भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जो शब्द समानता है उसका अर्थ क्या है, तो वो है आपका ऑप्शन नंबर 4 जो है वो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 जो है वो यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। जानकारी व उसके स्रोतों का विश्लेषण और मूल्यांकन कीजिए। क्या करना है आपको, जानकारी और उसके स्रोतों का विश्लेषण और मूल्यांकन करना है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 जो है वो आपका बिल्कुल सही है। तो देखिए आज का सेशन जो है वो आपका यहीं पर कंप्लीट होता है। जो 29 जनवरी का क्वेश्चन पेपर था वो भी आपका कंप्लीट हो चुका है। मिलते हैं आपकी नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ऐसी ही और वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल पर बने रहिए। थैंक यू।